हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम्स की डेट्स आपकी आ चुकी हैं एंड इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी को होने वाला है। तो एग्ज़ाम किस तरीके से आपका आ सकता है, पिछले कुछ सालों में आपका क्या पैटर्न रहा है, उस पे बात कर लेते हैं एंड देखते हैं, समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग अपनी लास्ट की जो कुछ दिन की तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो पेपर को समझते हैं, पेपर के पैटर्न को समझते हैं, किस तरीके से एनटीए ने कहाँ से कितने सवाल पूछे, इसके बारे में एकदम डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार अगले 15 दिनों में हमें किन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि पिछले हम पांच नहीं, हम उससे और लंबा समय यहाँ पे देखने वाले हैं कि पिछले कई सालों में आपका कैसा बिहेवियर है, आपके एग्जाम का कैसे सवाल पूछे हुए एनटीए ने। तो यहाँ पे एनालिसिस है, यहाँ पे एनालिसिस है एंड अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 के 10 यूनिट जो आपके सिलेबस में होते हैं उनको हमने बांट दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। तो हमने कोशिश यहाँ पे ये करी है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाए कि भाई ओवर द इयर्स अक्रॉस डिफरेंट यूनिट्स एनटीए जो है कितने कितने सवाल पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाले, जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ था जून 2025 का, उसकी बात करूं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से 9 सवाल आए थे, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 7 सवाल आए थे, आपके इंडियन इकोनॉमी से 10 सवाल आए थे, जहां पे आपके सारे सवाल बजट से आए हुए थे। इस बार आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से 9 सवाल आए थे, आपके मैक्रो से 13 सवाल आए थे, आपके मैथ से 5 सवाल थे, आपके माइक्रो से 13 सवाल थे, आपका मनी एंड बैंकिंग से 10 सवाल थे, आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स से 6 सवाल थे एंड आपके स्टैट्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स से लगभग 18 सवाल थे। तो जैसा कि मैंने आपको हर बार हर जगह हर सेशन में बताया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अच्छा होता है। जैसे आप माइक्रो और मैक्रो देखेंगे तो 13 सवाल आपके माइक्रो से आए, 13 आपके मैक्रो से आए, 26 सवाल ये हो गए। इसके अलावा ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके काफी आसान होते हैं, पहली चीज तो ये। इसके अलावा 3 टॉपिक्स और ऐसे हैं जो आप आसानी से करके अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हो। कौन कौन से? आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया और आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया। अगर इनके सवालों को मैं जोड़ दूं तो 9 9 और 6, तो टोटल यहां से हो जाएगा आपका 18 24 प्लस 26, यानी कि 50% पेपर आपका 5 यूनिट से आ रहा है। और जो सबसे आसान यूनिट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप अगले 15 दिन इन 5 यूनिट पे ही फोकस करें अच्छे से, तो 50 क्वेश्चन आप आराम से वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी चीजें मत करिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि अब वो टाइम नहीं कि आप कुछ नया पढ़ पाए यहाँ पे। तो डिपेंडिंग आपने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है उसी पे आप अपना फोकस डालिए, उसी पे आप एम्फोसिस डालिए, उसी को और रिवाइज करिए। सिमिलरली अगर मैं दिसंबर 24 की बात करूं, वहां पे एग्जाम कैसा रहा था आपका, तो आपके 11 सवाल आए थे आपके एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से, आपके 10 सवाल आए थे आपके इंटरनेशनल से, 18 मैक्रो से आए थे, 21 सवाल जो हैं आपके माइक्रो से आए थे एंड पब्लिक से 5 सवाल आए थे। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये जून 25 के लिए है और ये दिसंबर 24 के लिए। यहां पे जोड़ता हूं, ये मैं जो आपके बेस्ट आरओआई वाले टॉपिक्स हैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पे। तो 21 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 10 प्लस आपका 5, तो यहां से हो गया 39 50 65% पेपर आपका इन्हीं 5 यूनिट से आया था। तो जो पॉइंट मैं यहां पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जहां पे एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, कि भाई ये जो 5 यूनिट्स हैं, पहली बात ये यूनिट्स जो है आसान है। आप माइक्रो मैक्रो हमेशा पढ़ते आए हैं तो आपके लिए इट इज मोर फेमिलियर कंपेयर टू इकोनॉमेट्रिक्स या मैथ्स के लो। एंड यहां से सवाल भी आते हैं। साथ में आपका एनवायरमेंट, इंटरनेशनल एंड पब्लिक, तीनों बड़े आसान यूनिट्स भी। तो इन पांचों को अगर आप कर लेंगे, मान लीजिए 60 नहीं 50% पेपर, ये गारंटी है कि यहीं से आएगा। प्रॉब्लम क्या हुई थी इस बार कि लोग जो है मुश्किल सवाल देख के डर जाते हैं एंड फिर वो अपना फोकस खो देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में, जहन में बड़ा क्लियर है कि भाई 50% पेपर आपका है यहां से, तो मुश्किल सवालों को आप स्किप करके पहले आप इनको अटेम्प्ट करिए, यहां पे अपने मार्क्स कंफर्म करिए, फिर टाइम बचा के आप उन सवालों को करिए जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है
ओवर टाइम मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो जब आप इन 5 यूनिट को सॉर्ट कर लेंगे अगले कुछ दिनों में, अगर टाइम बचता तो आप किस पे फोकस करेंगे? आप इंडियन इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक्स भी ऐसे हैं। और इंडियन इकोनॉमी में स्पेसिफिकली आप बजट की बात करेंगे, आप सर्वे की बात करेंगे। इस बार जो 10 सवाल आए थे आपके बजट से ही आए थे, तो बजट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो अगर मैं दोनों में आपके इन दोनों यूनिट्स के क्वेश्चन जोड़ दूं तो 10 + 7 17, तो +17 यहां हो जाएगा, यानी कि 67% पेपर आपका यहां से आ गया। एंड अगर 24 की बात करें तो 17 सवाल और जुड़ गए आपके, तो +17 यानी कि आपका 82% पेपर यहीं से बन गया। देखो 80 सवाल आपके यहीं से बन जा रहे हैं इन 7 यूनिट से। तो अगर इन 80 में से आप 70 सही कर देते हैं मान लीजिए, तो 140 नंबर आपके यहां से हो गए। और 70 नंबर आप ले आए, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, 70 नंबर आप ले आए पेपर 1 से, तो 210 नंबर, मतलब आप जेआरएफ की रेस में आ गए। तो ये मैथ बहुत सिंपल है। जिसने इस चीज को समझ लिया है वो इस चीज को यूज कर लेता है, वो इस चीज को यूज करके आगे बढ़ जाता है। जो नहीं समझ पा रहा है वो फंसा हुआ है, वो मुश्किल चीजें करने में लगा हुआ है कि मैं डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करूंगा। भाई नंबर सबके 2 ही मिलेंगे आपको, आसान करो पहले या डिफिकल्ट पहले कर लो, सबके 2 नंबर मिलने वाले हैं आपको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न यहाँ पे। एंड यही पॉइंट मैं एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत पीछे इसलिए नहीं जाऊंगा, आप खुद देख सकते हैं कि क्या पैटर्न रहा है, आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा ओवर द ईयर्स। अगर आप एनालिसिस करेंगे, मैं पहले भी कर चुका हूं एनालिसिस, ये 2 सेशंस नए हैं आपके, इनको ऐड करके मैं दोबारा कर रहा हूं एनालिसिस, आपको सेम पैटर्न दिखेगा। ये 5 यूनिट जो मैं आपको बता रहा हूं, इनका रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इस एंड क्रूशियल टाइम फ्रेम पे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको करिए। अगर उसके बाद मौका मिलता है आप तो बचे हुए यूनिट्स भी कर लीजिए। तो पहले इन 5 को करिए, फिर नेक्स्ट 2 आपके डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी को करिए। एंड टाइम मिलता है तो आप अपने मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, मनी एंड बैंकिंग पे फोकस कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, इन बाकी चीजों में इंक्लूड कर जाता है। इसके साथ आप जो आपके करंट में जो रेट में चेंजेस होते हैं, रेपो रेट क्या है, आपका बैंक रेट क्या है, इन चीजों को अगर आप याद कर लेंगे तो यहां से आपके सवाल बन जाएंगे। तो इसको अलग से बहुत करने की नीड नहीं है, आपकी बाकी प्रिपरेशन में ही इंक्लूडेड होता है, राइट। तो कुल मिला के आपके 8 यूनिट्स एकदम सॉर्टेड है। उसके बाद अगर टाइम है आपके पास तो आप मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? मैथ्स में आप मैट्रिसेस करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके अलावा आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इस बार इंटीग्रेशन पे सवाल आते हैं तो हल्का सा आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। सेट थ्योरी पे सवाल आते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी पे सवाल आते हैं आपके, इस बार भी आए थे, और ये डुएबल सवाल होते हैं। तो इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आप जो है इन 5 या 6 में से 2-3 सवाल तो डेफिनेटली कर लेंगे। बचता है आपका स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स में आपको जो बेसिक चीजें हैं पहले उस पर फोकस करना है। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपका जेड स्कोर कैसे निकालते हैं हम लोग, कोरिलेशन क्या होता है, इन चीजों पे। उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स पे आपको कहाँ फोकस करना है? आपको जो OLS मेथड है उस पर फोकस करना है। आपको जो CLRM आपका क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशंस हैं उस पर फोकस करना है। जब वो अजम्पशंस ब्रेक होते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स निकल के आती है उस पर फोकस करना है। इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट आप यूज करते हो उन प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए जो आई हैं जब आपकी अजम्पशंस ब्रेक हुई हैं, वो चीज। एंड टाइम सीरीज एनालिसिस जिसमें को इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका यूनिट रूट टेस्ट क्या होता है, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है अगर आपके पास टाइम मिलता है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको क्या अप्रोच रखनी है अगले कुछ दिनों में एंड किस तरीके से आपको अपने रिवीजन को करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैं बाकी उसमें नहीं जा रहा हूं बिकॉज यहीं से यही ट्रेंड जो है आपके बाकी एग्जाम्स जो अभी तक हुए हैं उसमें फॉलो हुआ है। तो एग्जैक्टली आप यहीं से जज कर सकते हो अपने पैटर्न को, पूरे पैटर्न को पिछले कई सालों तक। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज पे ध्यान दीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो समझ लेगा उसको बहुत एडवांटेज मिलने वाली है। तो अभी के लिए सेशन में इतना ही होगा। होपफुली आप इसको यूज करेंगे एंड अपने रिवीजन को बूस्ट अप करके ऑप्टिमाइज करेंगे एंड रिजल्ट्स जो है आपके फेवर में आएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक सब लोग ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।